हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। तो हमारा जो चैप्टर 4 चल रहा है, लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा और डिटेलिंग में देखा कि किस तरह से बायो-सावर्ट लॉ जो है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे इस चैप्टर का यही स्पेशलिटी रहेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है अलग अलग सिचुएशंस में, और उसके लिए छोटे छोटे फॉर्मूला बनते जाएंगे जो हमारे लिए बहुत ही काम के हैं। ओके, जैसे मैंने बताया कि वायर का फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला अपने आप में काम का है, उसका डेरिवेशन काम का नहीं है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसको रिवाइज या तो उसको आप देख सकते हैं जो मैंने एक्स्ट्रा पोर्शन में दिया हुआ है, पर वो आपको करना नहीं है, मतलब कि उसको आपको प्रिपेयर नहीं करना है। सो यू कैन जस्ट कीप एज इट इज। ओके, वो आप वैसे का वैसा ही आप रख सकते हैं। अब आज हम देखेंगे उसी बायो-सावर्ट लॉ को यूज करते हुए उसकी कुछ आगे की एप्लीकेशंस, और आज हम देखेंगे जैसे गॉसेस लॉ, मतलब जैसे कुलम्स लॉ होता था वैसा बायो-सावर्ट लॉ था, उसी तरह से गॉसेस लॉ की तरह आता है एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसका डिस्कशन हम आज करेंगे। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ और कुछ एप्लीकेशंस बायो-सावर्ट लॉ से। ठीक है, फिर से पूरा बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ताकि कल का जो लेक्चर था, मतलब लास्ट जो लेक्चर था, उसमें जो पॉइंट है, अब आपको ऐसा थोड़ा सा दिमाग को अच्छी तरह से ट्रेन करने का कि चैप्टर 1 में पढ़ा वो चैप्टर 2 में काम में आ रहा था, चैप्टर 2 में पढ़ा वो चैप्टर 3 में काम में आ रहा था। अब यहाँ पे ऐसा समझना है, चैप्टर 1 में, 2 में और 3 में जो जो पढ़ा है वो चैप्टर 4 में काम में आएगा। चैप्टर 4 के एक लेक्चर या 2 लेक्चर या 3 लेक्चर जो भी हुए हैं वो उसके नेक्स्ट लेक्चर में काम में आएंगे। मतलब यहाँ से आप कंटिन्यूएशन जो है वो देखते जाइएगा और जोड़ते जाइएगा। इट इज स्टिल रिक्वायर्ड कि अगर आपका लास्ट सेशन मिस है, वो आपने नहीं देखा हुआ है, तो आपका नेक्स्ट सेशन, मतलब आज फॉर एग्जांपल अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा और आज ही सीधे ये लेक्चर देख रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लग सकता है। सो आई इंसिस्ट कि अगर आपका कोई और भी शेड्यूल हो और आप लेक्चर नहीं अटेंड कर पाते हैं, पर नेक्स्ट लेक्चर से पहले एटलीस्ट स्टडी कर लीजिए कि क्या क्या हमने बताया हुआ है। थोड़ा स्पीड में ही सही, पर थोड़ा ओवरव्यू ले लेना आपके लिए फायदेमंद रहता है। रीजन इज दैट हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर उसके अराउंड होता है। थंब का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन, फिंगर्स का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। उसी को उल्टा किया, अगर वो लूप आप ले लेते हैं, मतलब फिंगर्स की डायरेक्शन में करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थंब की डायरेक्शन में आपको है वो मिल सकता है। ओके, सो आइडिया यहाँ पे ऐसा सिंपल तरीके से आप लगाते जाएंगे तो पता हर एक चीज का चलता जाएगा। हमने वो एरो से बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इन है तो क्रॉसेस दिखाइए, मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट है तो डॉट से दिखाइए। सेम चीज आप करंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये जो प्लेन आपको दिख रहा है उस प्लेन के अंदर करंट जा रहा है तो गोइंग इन है तो आप उसको क्रॉसेस से दिखाइए। इस प्लेन में से करंट का डायरेक्शन बाहर आ रहा है तो आप ऐसा दिखाइए कि दैट इज कमिंग आउट, और वो कमिंग आउट आप डॉट से दिखा सकते हैं। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट और क्रॉस, डॉट मीन्स कमिंग आउट, क्रॉस मीन्स गोइंग इन, और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप सिंपल सा एरो जो मैंने दिखाया था ना, तो जो एरो है, एरो का आगे का पोर्शन शार्प पॉइंट समझिए, उसका पीछे का जो ग्रिप है उसको क्रॉसेस समझिए, उससे वो आपको पता चल सकता है, पता चल जाना चाहिए। नहीं पता चले तो थोड़ा सा उसको फिर से रिवाइज करिए कि क्या एक्चुअल में समझाया गया है। अब यहाँ पे वन बाय वन एक एक पॉइंट देखते जाइए जो हमारा डिस्कशन हो चुका है। बायो-सावर्ट लॉ, जब भी बायो-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप ये स्टेटमेंट या तो ये फॉर्मूला कह सकते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू जीरो आइडियल क्रॉस r अपॉन 4 पाई r क्यूब, या तो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस r अपॉन r क्यूब। आप ये भी कह सकते हैं या तो ये भी चलेगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। बायो-सावर्ट लॉ इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए इनवर्स स्क्वायर लॉ। उसके हिसाब से आइडिया बहुत ही सिंपल सा क्रिएट हो सकता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर से आप जितने दूर होते जाएंगे उतना उसका मैग्नेटिक फील्ड वो कम होता जाएगा। तो अभी तक जो देखा हुआ है उसका सबसे, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक जो पढ़ा है उसमें से आता है रिंग वाला क्वेश्चन, जिसका फिगर बहुत ही काम का था, मैंने आपको बताया था। वैसे ये 2 मार्क का ये क्वेश्चन भी काम का है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और सी का रिलेशन। बट
दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने अगर फिगर समझा है तो बाकी सब कुछ अपने आप समझ में आ सकता है। दिस इज अबाउट करंट कैरिंग रिंग म्यू 0 I अपॉन 2R। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको कहा था कि जो मैंने यहाँ पे समझाते वक्त फिगर ड्रॉ किया था, उस फिगर को आपको कंबाइंड करके ये फिगर है वो बनाना चाहिए। ओके, आपके लिए बनाना होता है, नहीं कि मुझे दिखाने के लिए। आपके दिमाग में वो क्लैरिटी होना चाहिए कि आईडीएल और एस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और क्यों डीबी भी उससे परपेंडिकुलर है। बिकॉज इट हैपेंड कि आपको यही पता नहीं चलता है कि ये फाई कहाँ से आया, ये फाई हमने क्यों लिया, क्यों ये यहाँ से परपेंडिकुलर है। तो हर एक चीज को थोड़ा 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 ट्राई करेंगे तो हर एक चीज आपको पता चल सकता है। How dB cos phi cancel out each others, how we will get the total value is a dB sin phi। phi यहाँ पे बन रहा है, अगर phi यहाँ पे बन रहा है तो अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनियस यानी a by s, उससे आपको बाकी का वैल्यू जो है वो मिल सकता है। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन इस चैप्टर के लिए काफी काम का माना जाता है। 3 मार्क का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। Here we given the coil consists of n turns, तो यही फॉर्मूला में आपको n लगा देना है, म्यू 0 ni a स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू 3/2। तो मैंने ऐसा पूछा कि इस फिगर के कॉन्टेक्स्ट में क्या है a और क्या है r। तो फिगर के कॉन्टेक्स्ट में मतलब फिगर जितना आपके दिमाग में क्लियर है उतना आपका काम आसान है। फिगर यहाँ पे ऐसा समझाता है कि r that is considered as a perpendicular distance। If you just try to imagine that, ये आपको एक कोन जैसा दिखना चाहिए। ओके, थोड़ा इमेजिन करोगे तो यहाँ पे दिखाने का ट्राई किया हुआ है कि ये डार्क लाइन है और ये डॉटेड लाइन है। ओके, मतलब ये ऐसा कोन शेप जैसा अगर आपको दिख रहा है तो आपका काम आसान हो सकता है। ए उस रिंग का रेडियस है, आर उस रिंग से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और एस जो करंट एलिमेंट है वहां से जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो वो डिस्टेंस है। जितना क्लैरिटी आप सिंबल्स का रखेंगे उतना क्वेश्चंस आपका स्ट्रॉन्ग है वो हो सकता है। चलो, आफ्टर दैट क्वेश्चन 7 जो है वो आई थिंक मैंने कहा था कि आप लिखिएगा, एक बार पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे उसका काफी सारा डिस्कशन है वो हो चुका है। जैसे यहाँ पे बता दिया जाए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप सबको पता है। देखो वहां पे ये पॉइंट है वो दिखाता है करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, अगर आप वहां पे उसी फिगर में देखिए और उसी डायरेक्शन में फिंगर्स को कल करे तो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। अगर ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने ऐसा पढ़ा था डायपोल के केस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंटर टू द नेगेटिव। जहां पढ़ा था पॉजिटिव उसको इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो नॉर्थ पोल, और नेगेटिव को समझो साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेटिंग होगी, तो कि वहां पॉजिटिव था तो यहाँ नॉर्थ पोल। कहाँ एंटर होगी, तो कि वहां नेगेटिव में जाता था, यहाँ साउथ पोल में जाएगा। पर इलेक्ट्रिक के केस में वहां मतलब इलेक्ट्रिक के केस में दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, पर मैग्नेट के केस में वो फॉर्म करेगा क्लोज लूप। तो उसके लिए वैसे ये चैप्टर 5 का पॉइंट है, पर यहाँ पे ही हमें उसको थोड़ा सा आइडिया ले लेना पड़ता है कि अगर मान लो मैंने ऐसा ये मैग्नेटिक फील्ड लिया नॉर्थ और साउथ। ओके, तो देखिए यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही है और यहाँ पे एंटर हो रही है। सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंटर टू द साउथ, बट वी कैन ऐड समथिंग कि इनसाइड magnetic field lines is also from south to north। तो साउथ टू नॉर्थ यानी ऐसा बताया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से यहाँ गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। ओके, इसको ऐसा समझना है कि कोई लूप है, करंट ऐसे कैरी कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। उसको समझेंगे तो आपको ये फिगर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे बताया कि जैसे रिंग से आप एकदम एक्सिस पे हो तो परफेक्ट लाइक दिस। ओके, कि रिंग है, रिंग के कॉन्टेक्स्ट में मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर से पास होगा। पर जैसे आप एक्सिस से थोड़े 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 दूर होते जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से थोड़ी बैंड हो रही है एंड दे विल फॉर्म हियर एज ए क्लोज लूप।
नॉर्थ से निकला, साउथ में एंटर हुआ, फिर से साउथ से नॉर्थ गया। तो ये जो फिगर है वो क्या समझाता है, क्लोज लूप जो है वो फॉर्म होता है वो दिखाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो क्लोज लूप फॉर्म करता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं फॉर्म करता है। प्लस इसको समझने के लिए यहाँ पे वैसे ये डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप, राइट हैंड थंब रूल और क्लॉक रूल। अगर आपने पढ़ा हो क्लॉक रूल तो मैं वैसे ये आपको पढ़ने का पॉइंट था, पर अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं, इफ यू यूज योर कॉमन सेंस, आई रिपीट, क्या यूज करना है, कॉमन सेंस। अगर दिमाग में कुछ क्लिक हो तो कॉमन सेंस, यानी अगर किसी में करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो दैट पोल बिहेव एज ए साउथ पोल एंड द अपोजिट पोल दैट बिहेव एज ए नॉर्थ पोल। अब जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ये कंडक्टर है या सिलेंडर है, जो नेक्स्ट पॉइंट आप समझेंगे, वैसे ही वो नेक्स्ट हमने आपको 10th में शायद पढ़ा हुआ है, सोलेनॉइड। ओके, सोलेनॉइड एज ए नेम, यू नो इट वेरी वेल। तो मान लीजिए कि एक सिलेंडर जैसा है जिसके ऊपर आपने वायर वाइंडिंग किया हुआ है। अगेन मैं बता दूं, मैंने ऐसा घुमाया, पर मेरी ये मोशन को आप आपके एंड से देख रहे हो, मतलब मैं आपके सामने बैठा हूं, वी आर नॉट इन द सेम साइड। मैं आपके सामने हूं तो आप मेरे सामने हैं। ओके, अगर आप सब लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर घुमाएंगे तो मुझे ये लगेगा कि आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो और गलत बोल रहे हो। सेम वे अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो शायद हो सकता है आपको वो एंटी क्लॉकवाइज दिखे, ताकि हम आमने सामने बैठे हैं। इट्स समथिंग लाइक दैट कि ये मेरा राइट हैंड है, आप यही साइड वाला सब लोग हाथ ऊपर करेंगे तो वो राइट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड होगा। क्यों? क्योंकि हम आमने सामने बैठे हैं इसलिए। अब वही पॉइंट यहाँ पे अप्लाई होता है। कैसे? तो कि अगर मान लो ये सिलेंडर है, इसके ऊपर मैंने वायर वाइंडिंग किया, मैं इस एंड से देख रहा हूं और मुझे यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिख रहा है, तो मैंने वायर को ऐसे होल्ड किया और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो जिस एंड पे मैं देख रहा हूं अगर वहां पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सो दैट पोल बिहेव एज साउथ पोल। आई रिपीट, दैट पोल बिहेव एज साउथ पोल। तो मेरे एंड ऑपोजिट एंड वाला, मतलब ये सिलेंडर है, अगर ये साउथ पोल बन चुका है तो डेफिनेटली इतना तय है, डेफिनेटली इतना तय है कि अगर ये साउथ पोल बनेगा तो ये डेफिनेटली क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। कंफर्म है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट हो बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, अगर वहां पे नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा, और साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल भी होगा, बिकॉज मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए डाइपोल फॉर्म। डाइपोल यानी नॉर्थ साउथ होती है। ये भी आई थिंक हमने डिस्कस किया था कि मान लो ये मैग्नेट होता, बीच में से कट करता तो क्या होता, नॉर्थ साउथ। इस पार्ट को भी मैं बीच में से कट करता, चलो बीच में से नहीं, एकदम साइड में से कट करता, एकदम साइड में से, तो दो टुकड़े बनते, एक बहुत छोटा सा बनता है, एक थोड़ा सा बड़ा सा बनता है। जो छोटा सा बन रहा है वहां पे भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा, बड़ा बना है उसमें भी एक नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा। तो अगर ये पूरा इतना बड़ा सिलेंडर है, अगर मैं कहता हूँ दिस पोल इज अ साउथ पोल एंड दिस इज अ नॉर्थ पोल, तो कैन यू टेल मी कहाँ तक नॉर्थ पोल है और कहाँ से साउथ पोल चालू हुआ? तो तू बताना थोड़ा डिफिकल्ट है यार। क्यों? क्योंकि फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये एक सिलेंडर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में से कट किया तो नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ ऐसा कुछ बन गया। मान लो फिर से दूसरा टुकड़ा ऐसा लिया, अब मैंने यहां से कट किया, यानी एक इतना छोटा सा टुकड़ा और एक इतना बड़ा सा। छोटा सा टुकड़ा लिया, वहां पे भी एक बन जाएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, और बड़ा टुकड़ा है वहां पे भी बन जाएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो एग्जैक्टली नॉर्थ पोल कहाँ तक था और एग्जैक्टली साउथ पोल कहाँ तक था? तो कि ऐसा हम नहीं कह सकते हैं मैग्नेट के केस में। तो ये जो पॉइंट समझाता है वो पॉइंट को ऐसे समझना है। इमेजिनरी मैं बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लो एक सिलेंडर है, देयर आर 1000 टन्स। हाउ मेनी? 1000 टन्स। 1000 टन्स है, मैं जहां से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ओके, इट्स मैटर वेयर वी आर ऑब्जर्विंग। हम जहां पे ऑब्जर्व करते हैं, अगर मैं यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए पोल बनेगा,
अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो आपका ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे उस बात को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मान लो मैं जहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं जहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं वहां पे ऐसे वायर वाउंडिंग किया, नंबर एक वायर वाउंडिंग किया, एक लाइक यू समझ लीजिए कि स्प्रिंग जैसा है, बड़ी सी स्प्रिंग जैसा। ओके, थोड़ी लचीली स्प्रिंग है, सॉफ्ट स्प्रिंग है, और ये बड़ा सा सिलेंडर है स्प्रिंग जैसा। तो उसमें ऐसे टर्न्स है, अब उसमें करंट फ्लो हो रहा है। जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं मुझे करंट दिख रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास होता हुआ। तो मैं जहां से देख रहा हूँ वहां पे करंट क्लॉकवाइज है, तो मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये मेरा क्लॉकवाइज है, मैंने उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया, तो ये बना मेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब ये मेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है, तो क्या होता है साउथ से नॉर्थ। तो साउथ पोल, इस वाले को, पीछे वाले को साउथ क्यों कहा, क्योंकि जिस जगह से मैं ऑब्जर्व कर रहा था वहां पे करंट साउथ यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था। अगर वहां पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था तो क्लॉकवाइज यानी कॉमन सेंस, जिस पोल पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो उस पोल को आप साउथ पोल कहो। अगर ये साउथ पोल है तो ऑटोमेटिकली ये वाला है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। और अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो मुझे साउथ दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, वो करंट आते 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 जब यहाँ पे पहुंचेगा ना, तो इस वाले को मतलब आपको, जो मुझे क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है वो आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज ही दिखेगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्या आपको बैठे बैठे ऐसा पेन पेंसिल लेकर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसा खेलना पड़ेगा और आइडिया लगाना पड़ेगा। यार यहाँ से क्लॉकवाइज दिखते तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज कैसे दिखेगा, थोड़ा सोचिए, पता चल जाएगा। ताकि ये और ये, आप और मैं आमने सामने बैठे हुए हैं, तो जिस जगह से जो क्लॉकवाइज है अगर वही क्लॉकवाइज को आप ऑपोजिट साइड से देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही बन जाता है। कैसे बनता है, कैसे बनता है, ऐसा अपने आप को पूछने की बजाय थोड़ा सा हाथ में पेन पेपर लेकर ओके थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो जल्दी आंसर मिलेगा। कैसे होता है, कैसे होता है, वो खुद को पूछने से ऐसा नहीं होने वाला। और अगर मान लो आप कन्विंस नहीं होते हो तो बेस्ट पार्ट इज दैट मैंने ऑब्जर्व किया, अगर करंट क्लॉकवाइज तो ये साउथ, अब ये साउथ तो कंफर्म ये कौन, नॉर्थ। मैंने जहां करंट देखा अगर ये एंटी क्लॉकवाइज तो कौन, नॉर्थ, तो डेफिनेटली ये कौन, साउथ। क्यों होता, कैसे होता, सामने वाला क्या देखता है, छोड़ो उस बात को, आपको जो दिखा वो आपका नॉर्थ या तो साउथ, खत्म। उसके बाद यहाँ पे हमें एक, वैसे ये कॉमन सेंस जो है वो याद रखिएगा, कॉमन, वैसे बता दूं काफी लोग अभी भी कनेक्ट शायद नहीं कर पा रहे हैं, कॉमन सेंस CS, और यहाँ पे CS में C का मतलब है करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, S मतलब साउथ। ओके, तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ऐसा वहां से कुछ पता चलना चाहिए। ओके, देखिए अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या समझाता है, तो के सेंटर पे यानी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है एज यू गो अवे फ्रॉम द एनी वन डायरेक्शंस। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझाऊं कि अगर मान लो ये एक रिंग जैसा मैं लेता हूं और ये रिंग का एक्सिस में समझू, मतलब उसका सेंटर पॉइंट समझू, तो रिंग के सेंटर पॉइंट पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, क्यों, तो क्या एज पर द राइट हैंड थंब रूल जैसे मैंने ये किया, तो एक्सिस जो परपेंडिकुलर है वहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है। और उसी सेंटर से मैं ऊपर की साइड जाऊं या उसी सेंटर से मैं नीचे की साइड जाऊं, वहां पे धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, वहां पे धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होता जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ठीक है, चलो अब आता है इस चैप्टर का एक और मजेदार क्वेश्चन विच इज क्वाइट सिमिलर टू Gauss's law. So next, that's question number 8. State Ampere circuit law and prove it for a magnetic field produced by a straight current carrying conductor. अब इसको समझने के लिए बहुत एक सिंपल सा आइडिया हम लेते हैं यहाँ से। तो उसके लिए अगर आप लोगों को याद हो गॉसेस लॉ तो आपका काम बहुत ही आसान हो सकता है। गॉसेस लॉ याद होगा तो आपको यहाँ पे कनेक्ट करने में ज्यादा मजा आएगा।
बिकॉज गॉसेस लॉ हमें ये समझाता था, एक तो फ्लक्स का वैल्यू देता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, तो पहले मैं यहाँ पे वो कंपेयर करवा दो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे, सिग्मा क्यू कहते थे, यहाँ एप्सिलॉन नॉट कहते थे, विच इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ऐसा कुछ कहते थे। इसके बारे में हल्का हल्का सा आइडिया हम ले सकते हैं। फाई दैट इज फ्लक्स, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा क्यू समेशन ऑफ चार्जेस, और रेशियो ले लिया था परमिटिविटी के साथ। क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का वहां पे आप इंटीग्रेशन लेते थे। गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशन देखी, फॉर वायर, फॉर अ प्लेन, फॉर अ स्फीयर। स्फीयर के भी 2 पार्ट देखे, होलोस्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। उसमें भी 2 पार्ट देखे, होलोस्फीयर के अंदर और बाहर, सॉलिड स्फीयर के अंदर और बाहर। इतना सब कुछ हमने देखा है, तो हमारे दिमाग में गॉसेस लॉ वो परफेक्टली क्लियर होना ही चाहिए। अब थोड़ा बहुत इसी के साथ हम उसकी सिमिलरिटीज जो है उसको हम चेक करेंगे, और वो सिमिलरिटीज कुछ इस तरह से होगी, ध्यान से सुनिएगा। ओके, जैसे इसको हम कहते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सर्किटल का मतलब क्या? तो कि सर्किटल का मतलब सर्किटियस। सर्किटियस मतलब क्या? तो कि सर्कुलर फॉर्म में हो ऐसा। अगर आपको यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा याद दिलाऊं, वैसे याद दिलाने से सबको याद आ ही जाता है। मान लो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ऐसा है, पर मैंने क्लोज लूप यहाँ पे लिया। आई होप यू रिमेम्बर इट। फ्लक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो कि Q1 फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, Q4 फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? Q2 है, Q5 है, Q3 है। क्यों Q2, Q5 और Q3 हुए? बिकॉज ये 3 चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर आए। यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन को ये सिंबल दिया था वो समझाता था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी सरफेस एरिया विच गिव अस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम टू सेम कहानी आप यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है चार्ज, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है करंट। यहाँ पे जैसे आता है समेशन ऑफ चार्जेस, वैसे मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ या तो ले सकता हूँ समेशन ऑफ करंट। यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड किया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट, तो मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट। और वैसे मैंने शुरू में कहा था कि अब जहां जहां एप्सिलॉन नॉट आता था वहां वहां पे अब म्यू नॉट यूज करेंगे, पर दोनों का पोजीशन है वो इनवर्स लेना है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट डिवीजन में है, तो अब जब हम म्यू नॉट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो बिना समझे जस्ट यही ऑब्जर्वेशन से मैं थोड़ा सा ट्राई करूं तो आप ऐसा कुछ आइडिया लगा सकते हैं। विच इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे E की जगह पे B आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी बताते हैं क्या आएगा, पर यहाँ पे आइडिया आप जरूर ले सकते हैं। समेशन ऑफ करंट, वहां पे चार्ज था उसकी जगह पे करंट आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में था, उसकी बजाय वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब यही एम्पियर सर्किटल लॉ को थोड़े में अच्छे तरीके से समझाने का ट्राई करूँ। वैसे अभी जो था वो अच्छा ही तरीका था, बट इन अ प्रॉपर वे। तो ये प्रॉपर वे क्या है? तो कि मान लो हमने यहाँ पे अलग अलग करंट की डायरेक्शंस शो की, मतलब अलग अलग वायर्स थे। ओके, अब मैंने रैंडमली यहाँ पे एक क्लोज लूप लिया और ये क्लोज लूप का मैंने डायरेक्शन लिया। अब ये जो क्लोज लूप लिया ना उसको आपको कैसे समझना चाहिए? अगेन आई जस्ट ट्राई टू मेक इट क्लियर। ओके, उसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझाने का ट्राई करते हैं। ओके, कि अगर मान लो मैंने वो क्लोज लूप ऐसे लिया और यहाँ पे डायरेक्शन दिखा, तो शायद आपको ऐसा समझ में आ सकता है कि वो रिंग ऐसे दिया हुआ है और उस रिंग के अंदर करंट है वो पास हो रहा है, मतलब करंट वायर जो है वो लिए हुए है। अगर मैं यहाँ पे नंबर दे दूं, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ और सिक्स, यानी I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6, ऐसे 6 करंट, 6 वायर्स की मैं बात करूं,
तो क्लोज लूप के अंदर कौन कौन से वायर नहीं आए, तो कि फर्स्ट नहीं आया, सिक्स्थ नहीं आया, वो दोनों के दोनों वायर अब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ताकि वो क्लोज सरफेस के अंदर नहीं आए। तो कौन कौन आए, 2 3 4 5, ये इतने आए। तो अब उसको ऐसे समझना है, जिसको कहा जाता है क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट। वैसे यहाँ पे जब आप ये लेते थे ना, तो इफ यू रिमेम्बर, इमेज वन गॉसियन सरफेस, हम वर्ड यूज करते थे, ओके और वहां पे हम बार बार बताते थे कि भाई गॉसियन सरफेस ऐसा कहने का, बट एक्चुअली इट इज जस्ट इमेजिनरी सरफेस। जब भी आप सरफेस कहते हैं तो दैट सरफेस हैविंग एरिया, यहाँ पे मैंने रिंग ड्रॉ किया हुआ है, तो रिंग का एरिया नहीं होता है, रिंग का होता है लेंथ। ओके, तो रिंग का लेंथ होता है, इसलिए यहाँ पे लिया जाता है बी डॉट डी एल, विच इज इक्विवेलेंट टू म्यू जीरो समेशन आई लिखो या सिर्फ आई लिखो, इसको कहा जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। जैसे क्लोज इंटीग्रेशन सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट को आप गॉसेस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म कहते थे, वैसे ये एम्पियर सर्किटल लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म हो जाता है। क्लोज इंटीग्रेशन, बेटर टू से क्लोज इंटीग्रेशन ओवर currents, okay, or you can say close integration with the magnetic field over a length is equivalent to current, it's a mu naught times, यानी क्या, तो कि there is a product of permeability and current। बट इसको थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा एक्स्ट्रा में अगर मैं जाके कहूँ, तो आपको आगे ऐसा समझने में ज्यादा हेल्प रहेगा अगर मैं यहाँ पे समेशन का साइन कर दूँ। ये समेशन का साइन क्या इंडिकेट करता है, तो कि आपको उन सभी करंट्स को ऐड करना है जो क्लोज लूप के अंदर आते हो। अब उसमें एक और पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही गॉसेस लॉ में आपने Q2 Q5 Q3 लिया, वो बरोबर है। मान लो मैंने यहाँ पे कहा होता Q2 Q5 और Q3 का वैल्यू -4 +5 +2 है, तो टोटल फ्लक्स के लिए, चार्ज के लिए आपको क्या करना है, तो इन तीनों को ऐड करना है। जैसे इन तीनों को ऐड किया तो 5 + 2 7 बना, 7 - 4 यानी टोटल एक 4 कूलम का है, एक 5 कूलम का है, एक 2 कूलम का है, पर 2 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इसलिए टोटल चार्ज 5 + 2 7, 7 - 4 दैट इज अ 3 ओनली। ऐड किया पर कोई प्लस हो रहा था, कोई माइनस हो रहा था, एग्जैक्टली उसी तरह से करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया। आई रिपीट, लूप का जो डायरेक्शन था उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स को मैंने कर्ल किया, और थंब की डायरेक्शंस में आने वाले करंट को पॉजिटिव लो, ऑपोजिट में आने वाले करंट को नेगेटिव लो। इस तरह से आप समेशन ऑफ करंट है वो ले सकते हैं। तो देखो, अगर मैं ऐसे समझाता हूँ, तो थंब ऊपर की डायरेक्शन में आया तो I2 नीचे है, I3 ऊपर, I4 ऊपर, तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं I3 + I4 - I2 - I5। so this is simplest idea for ampere circuital law। अब यहाँ पे इसका प्रूफ कि यार एग्जैक्टली ऐसा कह कैसे सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल ऐसा कुछ होता है म्यू जीरो आई जैसा, तो इसके लिए यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि एक सिंपल सा आइडिया लो, करंट कैरिंग एक वायर जिसका करंट आई हो, करंट ऐसे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड अराउंड, यानी ऐसी डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा। अब ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई तो के बरोबर। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला फॉर करंट कैरिंग वायर, तो के करंट कैरिंग वायर के लिए फॉर्मूला याद करिए। ओके, तो यहाँ पे ऐसा बताना है, क्लोज इंटीग्रेशन B dot dl। okay, what is magnetic field formula? mu 0 I upon 2 pi r, यानी यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को मैंने r कह दिया, तो 2 pi r करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड था। ओके, तो जो फॉर्मूला मैंने कहा था ना कि सिलेबस में नहीं है वो वायर वाला, पर वो फॉर्मूला काम में आ सकता है, तो ये हमने यूज किया, ये मैग्नेटिक फील्ड। क्लोज इंटीग्रेशन डीएल ले लिया, क्लोज इंटीग्रेशन डीएल यानी जो रिंग आपने उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड जो लेंथ एलिमेंट बना उसका
टोटल इंटीग्रेशन, अब वो बनता है सरकमफरेंस के फॉर्मेट में, और सरकमफरेंस मतलब उसका सिंपल सा वैल्यू। तो रेडियस अगर r है तो देखिए म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r इंटीग्रेशन dl, दैट इज आल्सो 2 पाई r, 2 पाई r कैंसल, और मिल गया म्यू 0 I। सो सिंपलेस्ट तरीका क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू 0 I ऐसे बनता है। यही क्वेश्चन को थोड़े अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर समझेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस चैप्टर का, आगने वाले काफी चैप्टर्स का अब ये कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा फिजिक्स के अंदर, कि अगर आपने एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग एक बेसिक क्वेश्चन में लगाया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। तो उसको आप एक अलग क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन मत समझिए, आपने जो समझा हुआ है उसी में से थोड़ा आइडिया लगाइए, तो आपका एक साथ 2, एक साथ 3, एक साथ 4 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। हाँ, वो पूछा अलग अलग जाता है, तो आपका एक ही पोर्शन में आपका हार्डवर्क जो है, एक क्वेश्चन के लिए करते हो तो उसके साथ आपके 2, 3, कभी कभार 4 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। देखिए किस तरह से समझाता हूं। सी, एम्पियर सर्किट लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट dl, उसका स्टेटमेंट आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ that the line integral of magnetic field B around any closed circuit is equal to mu naught times the total current I threading or passing through this closed circuit। अब इसमें से थ्रेडिंग वर्ड अपने को अच्छा ना लगे तो करंट I passing through this closed circuit ऐसा लिख सकते हैं। ओके, पर बायो सावर्ट या एम्पियर का स्टेटमेंट है तो वो एम्पियर के स्टेटमेंट को एम्पियर का रहने देने का, अपना स्टेटमेंट नहीं बना देने का। ओके, ताकि स्टूडेंट्स काफी बार ऐसा कर देते हैं कि स्टेटमेंट में उसने जो समझा हुआ है वो अपना स्टेटमेंट लिख देते हैं और बाद में वो कहते हैं कि दैट इज एम्पियर स्टेटमेंट। तो एम्पियर का स्टेटमेंट एम्पियर जितना ही रहने दो, आप अपना स्टेटमेंट कभी बाद में बनाइएगा। ओके, अब यहाँ पे उसका प्रूफ देखिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, स्ट्रेट वायर, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r, यहाँ पे करंट एलिमेंट बताया। सी, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मैं ऐसे टर्न लेता हूं तो ये जो रिंग फॉर्मेट बनता है, तो एट मोमेंट लेंथ एलिमेंट इज स्मॉल, मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, तो b डॉट dl में b और dl दोनों सेम डायरेक्शन में बनते हैं, तो cos 0 बना इनके। अच्छा, एक और चीज, हाँ भाई ये करेक्शन यहाँ पे कर दीजिएगा, दो बार इंटीग्रेशन का साइन नहीं आता है, तो एक बार जो है वो मिस प्रिंट है। अगर आपके पास फाइनल नोट्स हो तो उसमें कर दीजिएगा, फाइनल नोट्स ना हो तो ऐसा याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे ऐसा सिंबल नहीं आएगा। b इंटीग्रेशन dl मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर म्यू 0 I 2 पाई r एंड टोटल लेंथ ऑफ द रिंग which is 2 pi r, so 2 pi r cancel, और आपको मिल जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन b dot dl equals to mu 0 I। क्लियर? आई होप सो। चलो, अब जो मैं कह रहा था ना कि वो क्वेश्चन समझा तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। कैसे? वैसे ये क्वेश्चन अपने को आता ही है, पर तरीका बताया दूसरा। यूजिंग एम्पियर सर्किटल थ्योरम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग वायर, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या है? म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r। आई रिपीट, क्या है? म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r। पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन से बता दूं कि कैसे जोड़ना है। ओके, यहां तक तो अपने को पता ही था। अब देखो, मैं उसको इसी क्वेश्चन से जोड़ रहा हूं, तो आपको क्या लगाना है? तो कि भाई मुझे अब क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट dl फॉर्मूला का यूज करना है, यानी अब मैं आपको बताऊंगा एज पर एम्पियर सर्किटल लॉ। व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? तो कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट dl म्यू 0 I है। ओके, ये मेरा पहला पॉइंट, मुझे यहां से लेकर आना है। कहां पे? तो कि b इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r पे। ओके, तो क्लोज इंटीग्रेशन b dl एक दूसरे से पैरेलल, दैट इज अ cos 0, ऑफ कोर्स cos 0 ही रहेगा, 1 रहेगा, म्यू 0 I। b एज इट इज इंटीग्रेशन dl म्यू 0 I। वायर के आजू बाजू क्या बनाया? एक रिंग बनाया, रिंग का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 पाई r होगा, b को सब्जेक्ट बना दो,
म्यू 0I अपॉन 2πr। हम ये पहले लिखकर dl की जगह पे 2πr लिखकर दोनों को कैंसिल करके ये लेकर आए, यहाँ पे पहले से ही म्यू 0I लिख दिया, b को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दिया और इंटीग्रेशन dl की बजाय 2πr लिखकर उसको कहाँ लेकर आ गए, उसके डिनोमिनेटर में r लेकर आ गए। तो एक ही साथ दो क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे वैसे इस क्वेश्चन में भी आप एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर सकते हैं। करंट कैरिंग वायर, उसका ये मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट dl, b dl cos 0 2πr और b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू 0I। यहाँ से आई सजेस्ट कि आप ऐसा हो तो इसके बाद ये पॉइंट लिख दीजिएगा, b इक्वल टू म्यू 0I अपॉन 2πr। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाता है फॉर स्ट्रेट वायर। आफ्टर दैट क्वेश्चन, now one more extra question। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मुझे एफर्ट डालने हैं, आपको रीडिंग में और आपको एक बार लिखने में भी एफर्ट डालने हैं, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। मतलब दे विल नेवर आस्क, ओके, गिव अ क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट सोलेनॉइड, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अप्लाई एम्पियर्स सर्किट लॉ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड, उसका पार्ट आ सकता है फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और दिमाग जो है उसको थोड़ा सा फ्रेश कर लीजिएगा। ओके, तो एक काम करिए, मैं यहाँ पे आपको 2 मिनट यहाँ पे आप फ्रेश हो लीजिए। सो दैट इज अबाउट सोलेनॉइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट द आइडिया व्हाट इज अ सोलेनॉइड। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक सिलेंडर जैसा है वो फॉर्म करता हूँ। मान लीजिए कि एक पेपर है और उसको मैंने एक सिलेंडर का फॉर्मेट ऐसा दे दिया, ठीक है, ये एक सिलेंडर समझिए। अब इस सिलेंडर के ऊपर मैंने क्या किया, तो कि सिलेंडर के ऊपर मैंने वायर वाउंडिंग किया ऐसे। ओके, जैसे मेरे फिंगर्स जा रहे हैं ना, मान लीजिए कि मेरी हर एक फिंगर है वो वायर है, तो मैंने ऐसा उसको वाइंडिंग जो है वो किया हुआ है। अब इस सिलेंडर को मैं यहाँ से हाफ पोर्शन से कट कर रहा हूँ। सो लाइक दिस, ये सिलेंडर समझिए, सिलेंडर के हाफ पोर्शन को आप कट करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, तो कि आपको ऐसा दिखना चाहिए। एक्चुअल में ये कैसा शेप बना रहा हूँ, तो कि ये पूरा का पूरा एक सिलेंडर था, ऐसा इमेजिन करिए। ये ऐसा मतलब ये साइड में से ऐसा सिलेंडर जा रहा था। सिलेंडर को आपने क्रॉस सेक्शन लिया, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन लिया तो ये उसका क्रॉस सेक्शन हो गया लाइक दिस। कि अगर मान लो हम यहां से इस पोर्शन को, ये मेरा सिलेंडर था, उस सिलेंडर का मैंने जैसे ही क्रॉस सेक्शन लिया तो ये ऐसा हाफ पोर्शन बन गया। जैसे ये हाफ पोर्शन बना, यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि करंट ऐसे, यानी यहां से करंट वायर बाहर आ रहा है और नीचे वाले पॉइंट से करंट अंदर जा रहा है। उसके लिए ऐसा होता है, थोड़ा सा थिक प्लेन ले लेते हैं। ये ऐसा एक थिक सिलेंडर था, क्रॉस सेक्शन लिया, यानी ये उसका क्रॉस सेक्शन बना। अब जैसे ये क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, मान लीजिए कि वाइंडिंग जो है वो मैंने ऐसे किया हुआ था। अब ये वाला जो पोर्शन था उसमें से करंट बाहर आ रहा था, पर जो जाने वाला पोर्शन था तो वो तो मैंने क्रॉस सेक्शन में दूसरे सिलेंडर में ले लिया। तो इमेजिन क्या करना है कि एक सिलेंडर था, एक चाकू लिया और उसको हाफ मैंने कट कर दिया। यू जस्ट एक क्यूकुम्बर ले लो, लौकी ले लो, ओके। तो उसको अगर आप ऐसे वर्टिकल कट करो तो क्या होता है, कैसा दिखता है? वैसे वो आपका नहीं होता वो गरम कुत्ता, हॉट डॉग, ओके। तो वो हॉट डॉग का बन नहीं होता है, ओके, वो सिलेंडर होता है, वो बीच में से ऐसे काट देता है। बस मान लीजिए ये हॉट डॉग जैसा ही बन रहा है, ओके। ये आधा पोर्शन है और आधा पोर्शन यहाँ पे है, ओके। अगर उसको अगर आप समझते हैं तो ये यहाँ पे करंट, मेरी फिंगर से हुए करंट है, इट इज कमिंग आउट, ये वाला पोर्शन अलग है।
बट एट दिस पॉइंट गोइंग इन। तो यहाँ पे करंट आउट, आउट यानी डॉट्स। सो जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे ये जो है उसको डॉट समझिए और यहाँ पे इसको क्रॉस समझिए। ऐसा समझेंगे तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है नेक्स्ट फिगर के लिए भी। यहाँ पे ऐसा बताया है, अ सोलेनॉइड मीन्स एन इंसुलेटेड कॉपर वायर wound closely in the form of a helix। हेलिक्स यानी क्या होता है, जैसे वो स्प्रिंग होती है ना, हेलिकल, दैट्स कंसिडर्ड एज अ सोलेनॉइड। अब यहाँ पे क्या करना था, तो कि एक फिगर दिया हो और उस फिगर के अंदर हमें ये समझना था कि करंट जो है, मान लीजिए कि करंट इस साइड आ रहा था। अब ये जो आ रहा था उसमें से एक फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन समझिए, लाइक दिस, कि इस डायरेक्शन में करंट है। अगर इस डायरेक्शन में करंट है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो कि ये करंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड होता है। यहाँ पे दूसरा करंट, मतलब ये जो सभी करंट आ रहे थे ना, एक करंट, दूसरा करंट, तीसरा वायर, चौथा वायर, राउंड होते होते नीचे वाले पोर्शन में कैसा था, तो कि वो जा रहा था, दैट इज गोइंग इनवर्ड। तो देखिए यहाँ पे अगर वो समझेंगे तो ही आपको ये फिगर समझ में आएगा। वैसे ये फिगर को समझना कोई कंपल्शन नहीं है, पर आगे के पोर्शन को अगर आपको एग्जैक्टली समझना हो तो फिगर को समझना जरूरी है। अदरवाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं पूछेगा यहाँ पे क्यों ऐसा है, पर अगर आप घर पे बैठे और आपको समझना हो, इफ यू नोटिस हियर, यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो और नीचे जो डायरेक्शन है वो, कोई कहेगा कि सर सेम है, गलत। ओके, थोड़ा चेक करिए तो पता चल जाएगा कि दोनों सेम नहीं है। अगर ये आप ऐसे घुमाते हो तो ऊपर वाला है वो समथिंग लाइक दिस, दैट आई कंसिडर एज ए एंटी क्लॉकवाइज। अब इस वाले को देखो तो वो ऐसे जा रहा है, एंड दैट इज क्लॉकवाइज। एक एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है। ओके, अब यहाँ पे मैंने देखा है कि ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज कमिंग आउट करंट, ओके, और या तो गोइंग इन, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो लूप दिया हुआ है उस लूप की डायरेक्शन अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करूं तो यहाँ पे आपको ये वाली डायरेक्शन था कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करूं तो मुझे दिखेगा थंब मेरी और आ रहा है, मतलब डॉट 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 डॉट। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करूं तो वो अंदर जाता हुआ, यानी क्रॉस 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 क्रॉस, यानी ऊपर सभी जगह पे डॉट डॉट डॉट, नीचे सभी जगह पे क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ऐसा फिगर आप बना सकते हैं। और प्रॉपरली पूरा उसी की तरह से अगर मैंने देखा, ओके, तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया आ सकता है कि वो डॉट क्रॉस, डॉट मतलब बाहर आना अंदर जाना, बाहर आना अंदर जाना, अगर मैं उसी डायरेक्शन में, मतलब ये पूरा का पूरा सिलेंडर समझता और ये वायर वाउंडिंग ऐसा समझता, तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि फिंगर्स करंट देता है तो थंब क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है। मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द मैग्नेट, कहां से कहां होता है, तो कि वो होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और आउटसाइड द मैग्नेट कहां होता है, तो कि नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर गया। तो देखिए ये एरो आउटसाइड कैसा होता है, तो कि नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में गया। देखिए ये भी एरो, मतलब ये पूरा सिचुएशन कैसा बना, तो कि पूरा का पूरा सिचुएशन कि ये कोई सिलेंडर नहीं है, ये अपने आप में एक मैग्नेट ही है। अगर मैं करंट ऐसे लेता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलता है, तो ये बन जाता है उसका साउथ पोल, ये बन जाता है उसका नॉर्थ पोल। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाएगा, इनसाइड द सिलेंडर साउथ से डायरेक्ट नॉर्थ जाएगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है उसमें मैं एफर्ट मैं तो ज्यादा ही दूंगा, आप पढ़ने के लिए भी ज्यादा एफर्ट दीजिएगा ताकि वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर करवा सकता है। चलो आफ्टर दैट यहाँ पे इसी फिगर को थोड़े अलग वे से बताया हुआ है। ओके, कहाँ पे क्यों क्रॉस लेना है, कहाँ पे क्यों डॉट है, वही सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। हाँ देखिए वही का वही फिगर, बस देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग। यू ऑब्जर्व इट, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में घुमाया, दैट इज थंब आउटसाइड, आउटसाइड दैट इज अ डॉट, गोइंग इनसाइड दैट इज अ क्रॉस।
वही का वही फिगर है, सिर्फ ये यहाँ पे डॉट्स और नीचे मैंने क्रॉसेस दिखाया है। और अभी जिस बात की हम जिक्र करते थे वो यहाँ पे बताया, ये उल्टी डायरेक्शन बताइए। हाँ, तो अगर मैं ऐसा फिंगर लेता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाता है। तो इसको पूरा अगर आप मिरर इमेज जैसा समझिए तो ऊपर वाली फिगर और नीचे वाली फिगर एक दूसरे को सही सही तरीके से समझाएगी। पर यहाँ पे इस भाई साहब ने ऐसा हाथ रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये साउथ और ये नॉर्थ बनेगा, जबकि ऊपर वाली फिगर में इस साइड नॉर्थ और इस साइड है वो साउथ बनता है। ओके, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है, देखो यहाँ पे बताया है, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, यहाँ से यहाँ गया। अब मैं ऐसा करता हूँ तो ये ऐसा दिया गया है, तो ये साइड जो बन जाएगा वो साउथ और ये जो बन जाएगा वो नॉर्थ, यानी ऊपर वाले से उल्टा आएगा। ओके, वो समझा है तो 10th क्वेश्चन आपको फ्री में समझ में आ जाएगा। और ये 10th क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाए वैसा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। अब उसकी फिगर को यहाँ पे समझिएगा, फिर से याद करिए वही आपका वाला वो गरम कुत्ता। ओके, यानी हॉट डॉग, हॉट डॉग का ये हाफ बन समझिए। ओके, मान लीजिए कि ये पूरा बन था, उसको मैंने यहाँ से ऐसा क्रॉस सेक्शन लेते 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 कट किया, जैसे लेते लेते कट किया तो मुझे ये हाफ पोर्शन है वो दिखा। जैसे ये हाफ पोर्शन दिखा तो करंट का वाइंडिंग, मतलब वाइंडिंग ऐसे किया हुआ था, दैट इज कमिंग आउट, ऊपर वाले में से आउट, आउट यानी डॉट, उसके बाद यहाँ नीचे वाले में से गोइंग इन, इन यानी क्रॉस। सो इफ यू ऑब्जर्व इट, यहाँ पे ये फिगर आप देखिए, उस फिगर को ऐसे समझाने का ट्राई किया हुआ है। दैट्स अबाउट सोलेनॉइड। ओके, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां पे आपको ऐसा समझना है सभी जगह पे डॉट्स है। तो मान लीजिए कि ये एक पोर्शन है, ये उसका दूसरा पोर्शन है, और ये पूरा का पूरा सिलेंडर जैसा है कुछ। ओके, यहाँ पे ऐसे समझे कि वायर वाइंडिंग है, मतलब उसके n नंबर ऑफ टर्न्स बन रहे हैं। तो ऊपर जो है वो डॉट डॉट है ऐसा समझिए। ऐसा हो तो अभी जो फिगर है, अगर आपके पास फिजिकल कॉपी हो तो उस फिगर को आपने सामने रखिएगा, ये सभी क्रॉसेस हैं। तो डॉट ऊपर से, क्रॉस नीचे से, तो डॉट टू क्रॉस अगर मैं उस डायरेक्शन में फिंगर्स घुमाता तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन मिल जाता। अब हमारे पास क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू जीरो आई ऐसा एम्पियर सर्किटल लॉ है, रेडी है। अब ये हर डॉट क्या कहता है, तो कि हर डॉट, हर एक वायर, यानी ये एक वायर का टर्न यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइक दिस, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो अब करना क्या है, तो कि मुझे क्लोज लूप लेना है। तो भाई मान लो मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसमें यहाँ से ऐसे एक क्लोज लूप ले लिया, ए से बी से सी और सी से डी। ए से बी में ये लेंथ यानी डीएल का और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम। बी से सी, तो देखिए इसका लेंथ और उसका मैग्नेटिक फील्ड दैट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डी ए और ए बी, यानी डी ए लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड वो भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर। सी डी, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए क्लोज्ड लूप कहा है, तो क्लोज लूप के अंदर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो आना चाहिए ना। अब जब डीसी वाली लाइन लेते हो तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड से ही बाहर है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर के अंदर है और सीडी कहाँ है, वो लाइन लेंथ एलिमेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, तो क्या आप ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर लूप लेते हो ना, वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन बी टू सी बी डॉट डी एल, उसी तरह से सी टू डी आएगा,
और D2A भी आएगा। पर देखा जाए तो D2A कहाँ है, तो कि D2A परपेंडिकुलर है। B2C कैसा है, वो भी परपेंडिकुलर है, यानी B2C कैंसल, D2A कैंसल। CD कैसी सिचुएशन है, तो कि वो मैग्नेटिक फील्ड से ही बाहर है, तो वो भी अपने आप में कैंसल। तो बचा सिर्फ कौन, तो कि इंटीग्रेशन B.dl और लेंथ एलिमेंट फ्रॉम A to B। अब A to B है ही क्या, तो कि लेंथ है, सिर्फ लेंथ है, तो कि B इंटीग्रेशन dl करो तो आएगा सिर्फ क्या, तो कि bl। तो B.dl की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, bl। दूसरी साइड क्या है, म्यू 0 i, सो मे आई राइट लाइक दिस म्यू 0 i, तो क्या, हाँ। अब यहाँ पे कितने टर्न्स है, तो देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो एक का करंट I, देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो म्यू 0 n नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय लेंथ कर दिया, तो ये सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला रेडी हो गया। पर यहाँ पे n बाय l है, उसको कहा जाता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब जैसे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं तो अपने को मजा आता है स्मॉल n बोलने में, तो b का मतलब हो गया म्यू 0 ni, यानी मोनिका। म्यू 0 को मो कहो, ni कहो। अब मोनी कहना हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोनिका कहोगे तो शायद अच्छा लगेगा, और दोनों ही ना अच्छे लगते हो तो म्यू 0 ni तो कह ही सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का फॉर्मूला बन जाता है म्यू 0 ni, बट बी केयरफुल, देयर इज अ स्मॉल n which means number of turns per unit length. Okay, this is the simplest way. अब अगर सोलेनॉइड पूछते तो जैसा मैंने लिखा है ना, ऐसा 4 वैल्यू लिख दिया, ऐसे मैंने जैसे ये आधा अधूरा लिखा है, ऐसे आपने आधा अधूरा लिख दिया, क्रॉस क्रॉस मार दिए और बाद में ये लिख दिया, एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि अपने को पूरे मार्क मिले तो आपको अंडा मिलेगा। क्यों, क्योंकि भाई मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में जो दिया हुआ है वैसे लिखना होता है। जैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वैसे लिखना, वो मेरा एक्सप्लेनेशन समझने के लिए होता है। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, तो वो तो आपको जैसे नोट्स में दिया जाता है वैसे लिखना होता है। और आपको तो अब 11th स्टैंडर्ड से पता ही है, जहां पे देखा फिगर, पहला स्टेटमेंट स्टार्ट होना चाहिए एज शोन इन फिगर। Okay, as shown in figure, here we have one solenoid where we have a uniform cross-sectional area. Magnetic field inside a closely wound solenoid is a uniform everywhere. मतलब हर जगह पे वाइंडिंग है वो प्रॉपर किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है वो यूनिफॉर्म रहेगा, और सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ताकि जैसे आप टर्न ऐसा करते हो तो सिलेंडर के अंदर पैरेलल टू द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड होता है, सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे बताया है डॉट का मतलब क्या, क्रॉस का मतलब क्या। ओके, जो हम काफी बार कर चुके हैं। टू अप्लाई एम्पियर सर्किट लॉ, हियर वी हैव टू टेक वन रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ, क्लोज इंटीग्रेशन B.dl म्यू 0 लेना है A to B वाला। अब यहाँ पे वैसे इस लाइन को आप चाहो तो यहाँ इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं A to B, B to C, C to D, D to A, B.dl, B.dl, B.dl सब में बता दिया। बट B to C 90 देता है एंगल B लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, उसी तरह से D to A भी 90 डिग्री देते हैं, वो दोनों के दोनों B.dl में B dl cos 90 हो गया 0, इसलिए वो वहां पे खत्म हो गया। उसके बाद आया C से D का वारी which is outside, B0 for point outside the solenoid, बचा कौन, A to B only, यानी BL हो गया। अब जो मैंने रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे बताया वैसे दोनों एक ही चीज बताते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा एलोब्रेट करके बताया कैसे, तो क्या ध्यान से सुनिए। L that is a length of a side AB, यानी AB का लेंथ L है, वो आपने बता दिया। There are number of turns per unit length, यानी पहले उसने स्मॉल n को इंट्रोड्यूस किया कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को अगर n कहा जाए तो टोटल नंबर को क्या कहेंगे, यानी n इक्वल टू अगर मैं n बाय l कहता हूं तो टोटल नंबर को आप क्या कहेंगे, तो कि टोटल नंबर को nl कहेंगे। तो क्या कहेंगे, तो आप एक काम करो, देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स व्हिच प्रोड्यूस अ करंट,
तो देखो वहां पे आप स्मॉल n इंटू एल को करंट से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, बात एक ही बतानी है, सिर्फ कहने का तरीका उसने अलग लिया। Number of turns is NL, the current I of the solenoid in the loop, that's the NL times, यानी एक का करंट I, ऐसे कितने, तो क्या N into L into mu zero, which is equivalent to BL. L L cancel, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया, B equals to मोनिका। ओके, B equal to मोनिका, और स्मॉल n का मतलब फिर से आप ले सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। उसके बाद का ये जो पॉइंट है दैट्स एडिशनल, पर याद रखना आपके लिए जरूरी है। वो पॉइंट ये समझाता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सॉलिड, कोई भी एक एंड पे देखोगे तो वो म्यू जीरो एन आई का हाफ होता है, और ये ग्राफ विच इज ऑल्सो एडिशनल फॉर यू, जो आपको याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे इतना समझने के बाद आपको क्या करना है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पार्ट 1 में से आपने 10th, 9 और 7th समझा था आज। ओके, 8th। ओके, तो 8, 9 और 10 तीन क्वेश्चंस आपने पार्ट 1 से समझे हुए हैं। तो 8, 9, 10th तीन क्वेश्चंस लिखेंगे, बीच में जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप एक बार लिखो तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को ही फायदा होने वाला है। ओके, पार्ट 2 से शायद देखते हैं कोई क्वेश्चन आप कर सकते हो या नहीं, तो एक आधा क्वेश्चन चलो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम पार्ट 1 से ही रखते हैं आज के लिए होमवर्क में, जो आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा सही सही रहेगा। पर उसमें जो क्वेश्चन काम क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज्यादा। पार्ट 1 क्वेश्चन 8, 9, 10, जिसमें 10th जो है, ओके 10th क्वेश्चन है वो आप 2 बार लिखेंगे, बाकी 8th और 9th जो है वो आप 1 टाइम लिखेंगे, ताकि 8, 9th ओके ओके है, 10th पूछा जाए वैसा है। एक्स्ट्रा पार्ट है वो ऑप्शनल में छोड़ रहा हूँ, जिन लोगों को थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए वो अगर एक बार लिखते हैं या तो अच्छी तरह से समझकर सिर्फ पॉइंट से लिखते हैं तो भी चलेगा। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो आज जो है वो यहाँ तक ही रखते हैं।